हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 18। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 18वां वीडियो है और इससे पहले 17 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है ग्रेफाइट। इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कार्बन के अपर रूप, और कार्बन के अपर रूपों में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूपों में कल हमने पढ़ा था डायमंड या हीरा। तो हीरा तो कल हमने पढ़ लिया था और आज हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट है। तो जल्दी से नोटबुक में अपनी हेडिंग लिख लो आप, ग्रेफाइट। हिंदी में भी लिख लो और इंग्लिश में भी हेडिंग लिखो, ग्रेफाइट। लिख लिया बेटे? तो ग्रेफाइट वैसे आपने देखा होगा जरूर, मैं बताऊंगा आपको ग्रेफाइट कहाँ कहाँ आपने देखा होगा। मैं इसके उपयोग जब आपको बताऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, ठीक है। वैसे ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन से ही मिलकर बनता है ग्रेफाइट। कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास एक इस तरह का ये मैंने बनाया एक षटकोणीय वलय। षटकोणीय एक वलय कहते हैं, रिंग या छल्ले को। षटकोणीय वलय बनाया, इसमें यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह क्या है? कार्बन। इसके बाद एक षटकोणीय वलय मैं और बनाता हूँ, देखो इससे जुड़ा हुआ। देखो ये भी ऐसा ही है, इसमें भी हर कोने पे क्या है? कार्बन। एक षटकोणीय वलय और बनाता हूँ, देखो इसमें क्या है? इसमें भी हर कोने पर क्या है? कार्बन है। एक षटकोणीय वलय ये बना दिया, इसमें भी हर कोने पर क्या है? कार्बन है, कार्बन परमाणु। तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन परमाणु इस तरह के षटभुजाकार या षटकोणीय वलय बनाते हैं और उन वलय की बनती है एक परत। इनकी क्या बनती है? एक लेयर बनती है, परत बनती है। जैसे हमने यहाँ में एक आपको परत बना के दिखा रहा हूँ कार्बन परमाणुओं की, जब वे आपस में जुड़कर इस तरह के षटकोणीय वलय बनाते हैं। तो मान लो एक परत ऐसी है, ये परत और भी होगी, और भी ज़्यादा इधर भी फैल रही होगी ये परत, इधर भी फैल रही होगी, ऊपर नीचे चारों तरफ एक लेयर है। और इसके नीचे एक लेयर और बनाता हूँ। ये जो ग्रेफाइट होता है ना, इसमें बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, कार्बन परमाणु की लेयर्स। जैसे मान लो एक मैंने यहाँ बनाया षटकोणीय वलय और एक षटकोणीय वलय यहाँ बनाया, ठीक है। एक षटकोणीय वलय यहाँ बनाया और बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूँ जैसे ऊपर हैं। एक षटकोणीय वलय यहाँ बनाया, इसके ऊपर भी होंगे, पर ऊपर जैसी संरचना मैंने आपको बनाई है बिल्कुल ऐसी संरचना मैं नीचे बना रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल वही वलय बना रहा हूँ। इसमें भी हर कोने पर क्या है? कार्बन परमाणु है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है? कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर इस तरीके के षटकोणीय वलय, रिंग या छल्ले बनाते हैं और वे छल्ले आपस में जुड़कर एक द्विविमीय परत बनाते हैं, ठीक है। एक लेयर वो है, एक लेयर ये है, ठीक है। इसमें हर जगह बॉन्ड होंगे, यहाँ भी बॉन्ड होंगे, यहाँ भी, पर एक शर्त होगी कि एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से कार्बन परमाणु की क्या मिलती है हमें? लेयर। और जो लेयर होती है ना, मैंने तो 2 लेयर बनाई, इसमें तो बहुत सारी लेयर होती हैं, हजारों लेयर। पहली लेयर माने परत, दूसरी परत, तीसरी परत। कार्बन परमाणुओं की परत होती हैं बहुत सारी। जैसे आपकी नोटबुक या टेक्स्ट बुक है, किताब या कॉपी जो भी है आपकी, उसमें एक पन्ना एक परत ही तो होती है, एक पेज क्या होता है? एक परत। तो इसी तरह
ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की क्या होती है, परत, और ये परतें आपस में जुड़ी होती हैं इस तरीके से। ये जो बॉन्ड यहाँ मैं रेड कलर के पेन से बना रहा हूँ, ये बॉन्ड होता है वंडरवाल बॉन्ड या वंडरवाल बंध या वंडरवाल बल, जो एक दुर्बल बल है, दुर्बल बंध है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये लेयर्स आपस में जुड़ी होती हैं, ये लेयर्स आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आप इस वाले बॉन्ड को या इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ सकते हो, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ सकते हो, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ सकते हो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ेगा इस वाले कार्बन से। कहने की बात ये है कि ये सारे कार्बन परमाणु आपस में इस वाले से जुड़ेगा, वो कार्बन इससे जुड़ेगा। मतलब एक लेयर दूसरी लेयर से जुड़ी होती है, कौन से बॉन्ड द्वारा, वंडरवाल बॉन्ड द्वारा, वंडरवाल बंध द्वारा, जो कमजोर होता है बहुत। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपने हेडिंग तो लिख रखी है ना, हेडिंग आपने लिख ली ग्रेफाइट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, ग्रेफाइट की जो संरचना, कोई पूछता है संरचना कैसी होती है, तो आपको बताना है इसकी संरचना होती है द्विविमीय। कैसी होती है, द्विविमीय। और द्विविमीय होने के साथ साथ लेयर्स इसमें मिलती हैं, तो आप इसे परतदार भी कह सकते हो, परतदार। तो ग्रेफाइट की संरचना द्विविमीय होती है और परतदार होती है। देखो दो परत मैंने यहाँ बनाई, बहुत सारी परतें होती हैं, हजारों। और ये कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3। आपको पता है कार्बन की बाहरी कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बॉन्ड इसने बनाए 3। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो तो खाली पड़ा होगा, मुक्त अवस्था में होगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात मैंने बताई, इसकी संरचना होती है द्विविमीय परतदार संरचना। ठीक है, और ये जो परतें होती है ना, ये षटकोणीय होती है, षटकोणीय कह दो। ठीक है, षटकोणीय वलयों, वलयों माने रिंग्स से बनी परत। एक परत जो होती है वो षटकोणीय रिंग से मिलकर बनती हैं। ठीक है, देखो इसमें भी सारे क्या हैं, हेक्सागन है, षटकोणीय रिंग हैं बहुत सारे। ठीक है ना, बहुत सारे षटकोणीय रिंग। तो षटकोणीय वलय से बनी परतें होती हैं, ये ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखो कि संरचना द्विविमीय परतदार। द्विविमीय उसे कहते हैं जो प्लेनर स्ट्रक्चर हो। जैसे हमारा बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है, द्विविमीय है, एक्स अक्ष में है और वाई अक्ष में, जेड अक्ष में तो नहीं है ना। ये जो एक्स अक्ष में भी जिसका प्रसार हो, वाई अक्ष में भी हो और जेड अक्ष में भी हो, जिसका प्रसार तीनों अक्ष में होता है, उसे कहते हैं त्रिविमीय। और जब हम परत की बात करते हैं, लेयर की बात करते हैं, तो लेयर का प्रसार तो एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में होता है, सिर्फ 2 एक्सिस में होता है, इसलिए हम उसे द्विविमीय कहते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, द्विविमीय परतदार और षटकोणीय वलय से बनी होती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला, ये जो बॉन्ड है ना, ये भी कार्बन है, कार्बन 141.5 पिकोमीटर होता है इसका लेंथ। ध्यान रखना, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितना है, 141.5 पिकोमीटर। यहाँ लिखता हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को आप बंध दूरी भी कह सकते हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना बताया मैंने, 141.5 पिकोमीटर। यह ध्यान रखना है, मतलब हर जगह की बात कर रहा मैं, यहाँ भी इतना ही बॉन्ड लेंथ होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये समषटभुज हैं सारे। क्या है, समषटभुज उसे कहते हैं जिसमें भुजाएं षटभुज की सारी बराबर हों। और यदि आप यहाँ की बात करो ना कि एक लेयर और दूसरी लेयर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी जो वंडरवाल बॉन्ड बन रहा है वो वंडरवाल बॉन्ड, उसका लेंथ कितना होगा, तो ध्यान रखना है आपको, इसका लेंथ होता है 340 पिकोमीटर।
340 पिकोमीटर, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को, दो परतों के बीच की दूरी, दो परतों के बीच की दूरी यदि कोई आपसे पूछेगा तो आपको बतानी है 340 पिकोमीटर, ठीक है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी 141.5 पिकोमीटर और दो परतों के बीच की दूरी हुई 340 पिकोमीटर, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताई है कि ये दो परतें आपस में जुड़ी होती हैं, जो डॉटेड बॉन्ड मैंने यहाँ दिखा रखे हैं वो क्या है, वांडरवाल बंध या वांडरवाल बल, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना परतों के बीच, परतों के बीच, परतों के बीच जो बंध होता है या आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, वांडरवाल। ये जो वांडरवाल आकर्षण बल है ना, वो एक कमजोर बल है। मैंने आपको सिखा रखा है कि वांडरवाल फोर्स एक वीक फोर्स होता है या वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका भी फर्क पड़ेगा कि वीक बॉन्ड है तो इससे क्या फायदा उठाते हैं हम इसका, ग्रेफाइट का, ठीक है। अच्छा यूं बताओ मुझे कि यदि आप एक कार्बन परमाणु को देखते हो, जैसे इस कार्बन परमाणु को देख रहे, कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तीन ही तो बॉन्ड बनाए और तीनों सिंगल बॉन्ड है तो तीनों सिग्मा ही तो होंगे। तो यहां एक बात और ध्यान रखना कि प्रत्येक कार्बन पर या प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा सिग्मा बॉन्ड, हर एक कार्बन परमाणु कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 3, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो आप लिख सकते हो, इसलिए संकरण क्या होगा, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा, बताओ क्या संकरण होगा। 3 है, एक तो S का होगा कक्षक और 2 होंगे P के, sp2 संकरण होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, जैसे पेपर सेटर पूछ सकता है कि डायमंड में, हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण बताओ क्या होता है। तो हीरे का स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस किया था, उसमें तो कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और 4 ही उसने बॉन्ड बना लिए। तो 4 बॉन्ड है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे थे। और जब 4 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp3 संकरण। यहाँ एक कार्बन परमाणु 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों सिंगल बॉन्ड है तो तीनों सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब संकरण की क्रिया में 3 कक्षक भाग लेते हैं। एक तो होगा उनमें से S कक्षक और 2 होंगे P कक्षक, ध्यान रखना। इसलिए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण होता है sp2 और डायमंड में कार्बन परमाणु का संकरण होता है sp3। अब यहाँ एक बात समझने वाली और भी है, सबको पता है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3, 3 बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉनों में से पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, बंद बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, पर वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो तो मुक्त अवस्था में पड़ा हुआ। वो मुक्त अवस्था में पड़ा हुआ तो वो क्या कर सकता है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा सकता है, डीलोकेलाइजेशन हो सकता है उसमें, ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसलिए कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है। तो आप यहां लिख सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो जरा क्या क्या बातें मैंने आपको बताई, एक बार फास्टली मैं ट्रैक करता हूं इन बातों को। संरचना कैसी है, द्विविमीय परतदार। देखो द्विविमीय है, परत तो हमेशा द्विविमीय होती है, द्विविमीय है। षटकोणीय वलयों से बनी परत होती है। देखो इस परत को देख लो, चाहे इस परत को, मैं नीचे एक और परत बना सकता था। किसी भी परत को देखोगे इसमें क्या है, षटकोणीय वलय हैं, छल्ले हैं, रिंग हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 141.5 पिकोमीटर। 2 कार्बन एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना है उसका लेंथ 141.5 पिकोमीटर होता है। 2 परतों के बीच की दूरी होती है 340 पिकोमीटर।
इस लेयर और इस लेयर के बीच का जो दूरी होगा वो 340 पिकोमीटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। परतों के बीच जो बंध बनता है वो वांडरवाल बंध बनता है, जो कमजोर है, बहुत ध्यान रखना। वांडरवाल फोर्स दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है, वीक फोर्स है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 3। देखो किसी भी कार्बन परमाणु को चेक करो, इसे चेक करोगे 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या भी 3 होगी, इसलिए संकरण क्या होगा? sp2। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण होता है sp2। कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है, क्योंकि कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं केवल 3। ठीक है, जल्दी से आप पोज करके लिख लो इस बात को, फिर मैं आपको गुण बताता हूं ग्रेफाइट के। मतलब ये जो हमने पढ़ी ना सारी बातें, इनके ऊपर आधारित कौन कौन से गुण हमें देखने को मिलते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, ध्यान रखना। कार्बन के अपर रूपों को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप से हमने पढ़ना शुरू करा था कल से, और कल हमने डिस्कस करा था डायमंड या हीरा। हीरा भी कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। पर हीरे में और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर, वैसे तो मैं अंतर आपको सिखाऊंगा ही, कल मैं आपको इन दोनों में अंतर ही सिखाऊंगा, पहले आप ग्रेफाइट को भी समझ लो। पर फिर भी अब तक जितना हमने पढ़ा है इससे काफ़ी कुछ आपके समझ में आया होगा। एक बात ये समझ में आई होगी कि जो हीरा है उसकी संरचना तो होती है त्रिविमीय, 3D स्ट्रक्चर होता है उसका, और यहाँ जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की संरचना होती है द्विविमीय। इसका 2D स्ट्रक्चर है, उसका 3D स्ट्रक्चर था। एक तो बात ये समझ में आई होगी आपके। दूसरी बात आपको ये समझ में आई होगी कि हीरे में जो कार्बन परमाणु था उसने 4 बॉन्ड बनाए थे। कार्बन परमाणु 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और हीरे में संकरण 4 बॉन्ड बनाने के कारण sp3 था, और यहाँ संकरण है sp2। क्या है? sp2 संकरण। हीरा विद्युत का कुचालक था, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे, क्योंकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन ने कार्बन के बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया था। जबकि ग्रेफाइट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन रह जाता है मुक्त अवस्था में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है, तो आप उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, और वो अपनी जगह छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, यानी आवेश को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो एक हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो गुण। चलो गुण देखते हैं ग्रेफाइट में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। गुण कह दो या विशेषताएं कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण तो ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लिखोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण भाई ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई। कार्बन की बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बना रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन तो मुक्त अवस्था में रहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक, ध्यान रखना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक, क्योंकि ग्रेफाइट में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अभी मैंने एक जो चित्र बनाया था, यहाँ चित्र में एक चीज समझाई थी कि ग्रेफाइट की जो 2 परतें होती है ना, उनके बीच होते हैं कमजोर वांडरवाल बंध, और वे वांडरवाल बॉन्ड कमजोर हैं, दुर्बल हैं, वीक हैं। इसलिए क्या होगा कि दोनों परतें, ये दोनों क्या सारी परतें, 2 तो चित्र में थी, वैसे तो हजारों लाखों परतें होती हैं ग्रेफाइट में, वे सारी परतें आपस में वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़ी होती हैं। वांडरवाल फोर्स कमजोर है, इसलिए परत एक दूसरे के ऊपर परतें क्या हो सकती हैं? सरक सकती हैं।
इस तरह फिसलती हैं परतें ग्रेफाइट की एक दूसरे के ऊपर, लेयर्स। और जब लेयर्स फिसलती हैं ना, इसलिए ग्रेफाइट नरम होता है, नरम, सॉफ्ट, मुलायम, ठीक है। और स्नेहक भी होता है, लुब्रिकेंट भी होता है, चिपचिपा भी होता है। समझ में आ रही ना बात? यदि आपसे कोई पूछता है कि ग्रेफाइट नर्म क्यों होता है या स्नेहक क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ग्रेफाइट नरम यानी मुलायम और स्नेहक यानी लुब्रिकेंट की तरह इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट बना होता है परतों का, और परतों के बीच है कमजोर वांडरवाल फोर्स, और वो फोर्स कमजोर है, वो बॉन्ड कमजोर है, इसलिए परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, सरक सकती हैं या खिसक सकती हैं। इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है और स्नेहक होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा गुण, ग्रेफाइट की परतों के बीच, ग्रेफाइट की परतों के बीच दुर्बल, परतों के बीच दुर्बल वांडरवाल बंद होने के कारण, दुर्बल वांडरवाल बंद होने के कारण परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं या खिसक सकती हैं। खिसक जो अच्छा लगता है वो लिख देना, खिसक या सरक या फिसल, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता हो उसका प्रयोग कर लेना आप। एक दूसरे पर खिसक सकती हैं, खिसक सकती हैं, क्या खिसकती ही हैं, खिसकती हैं या खिसक सकती हैं, कुछ भी लिख लो। अतः लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, जिसके कारण ग्रेफाइट कैसा होता है बताओ? ग्रेफाइट नर्म तथा स्नेहक होता है, स्नेहक होता है। देखो यहाँ नर्म तो आपके समझ में आता है, नर्म माने मुलायम, सॉफ्ट, पर आपके समझ में स्नेहक नहीं आता। स्नेहक उसे कहते हैं जो छूने पर अच्छा लगता हो, स्मूथ लगता हो बहुत ज़्यादा। इसके जब मैं आपको उपयोग समझाऊंगा तो इसमें और डिटेल में समझाऊंगा इन बातों को। जैसे कि आपने पहला जो पढ़ा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक, भाई ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बना दिया। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड, पता है ना? तो सॉरी, कैथोड और एनोड दो तरह के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड तो वो चाहिए जिसमें करंट चल सकता हो। ग्रेफाइट का आप कैथोड बनाते हो, कभी ग्रेफाइट का एनोड बनाते हो, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है इसलिए तो बनाते हो। अब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि इसके जो संरचना है, परतीय संरचना, लेयर वाला स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों में से केवल 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही बॉन्ड बनाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन इसका खाली रह जाता है मुक्त अवस्था में, इसलिए वो ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा का। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यदि आपने कहीं भी कोई इलेक्ट्रोड नहीं देखा तो एक इलेक्ट्रोड तो आपने देखा ही है, और यदि नहीं देखा तो आप देख लेना जरूर। आपको ड्राई सेल तो पता है, शुष्क सेल जो रेडियो में डलते थे, टॉर्च में डलते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे सेल, या गैस गीजर में डलते हैं, या फिर आपके रिमोट का पेंसिल सेल। ठीक है, तो यदि ये जो छोटे सेल होते हैं ना, जो जिसे आप कहते हो शुष्क सेल, ड्राई सेल, उस सेल को तोड़ के देखना कभी। सेल को यदि आप तोड़ोगे तो उसके अंदर से कार्बन कार्बन तो बहुत सारा निकलेगा, पर उसके बीच में एक छड़ निकलेगी,
ठीक है, और वो छड़ जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और वहाँ वो छड़ इलेक्ट्रोड का ही काम करती है, या तो कैथोड का या तो एनोड का। तो साफ बात है कि हाँ भाई, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बनाए जा रहे हैं, कैथोड या एनोड इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और सुचालक क्यों है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन रह जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, जो सुचालकता का कारण है, कंडक्टिविटी का रीजन है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ग्रेफाइट की परतों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बंध होने के कारण परतें एक दूसरे पर खिसकती हैं या खिसक सकती हैं। अतः ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। नर्म तो पता चल गया, स्नेहक कहते हैं जो बहुत सॉफ्ट लगता हो छूने में भी, और यदि उसके संपर्क में कोई भी चीज आती है तो उसका घर्षण कम हो जाता है। आपको पता है कि बच्चों की जो पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल जिसे आप कहते हो, कच्ची पेंसिल, वो कच्ची पेंसिल जिसका नाम लेड पेंसिल है, उसमें बेटे जो सिक्का है ना अंदर काले रंग का, वो ग्रेफाइट ही है। और जब आप कच्ची पेंसिल से अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे ऐसे लिखते हो ना, तो क्या होता है कि जो कॉपी पे जो इंप्रेशन आता है, उसका जो लिखा हुआ आता है, वो ग्रेफाइट की परत ही होती है। ग्रेफाइट की परत पेंसिल के सिक्के से उतरती रहती है और कॉपी के पन्ने पे चढ़ती रहती है ना कमाल की बात। तो इसलिए वो जो है स्नेहक है, क्योंकि और आप उस कच्ची पेंसिल को जब आप यूज करोगे तो उसे ऊपर से टच करोगे, बहुत सॉफ्ट लगेगा ना, वो बहुत सॉफ्ट लगेगा। यदि आपने उसका पाउडर बना दिया कच्ची पेंसिल के सिक्के का और उस पाउडर को आपने टच करा तो बहुत सॉफ्ट लगेगा। स्नेहक उसे कहते हैं जिसे छूने से स्नेह हो जाए, उसे छू के बहुत अच्छा लगे। स्नेह कहते हैं प्यार को, पता है ना आपको। देखो सुनो, तो पता चल गया आपको। वैसे मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। तो हमें पता चला कि परतों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बंद होने के कारण ये मुलायम भी होता है, नर्म होता है, स्नेहक, क्योंकि परतें एक दूसरे के ऊपर सरक जाती हैं, ठीक है, या खिसक जाती हैं। और एक बात बताता हूं कि परतों के बीच की दूरी जो है ना, इसकी परतों के बीच की दूरी अधिक है, ठीक है, 340 पिकोमीटर है ना, बीच की दूरी अधिक होने के कारण, परतों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण पता क्या होगा? जब परतों के बीच की दूरी अधिक होगी तो कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी भी अधिक होगी। कार्बन परमाणु दूर दूर होंगे, तो कार्बन परमाणु दूर दूर होंगे, तो इसलिए इसका घनत्व होता है कम, घनत्व कम, ठीक है। कम का मतलब क्या है? कम का मतलब है लगभग 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये घनत्व कम तो नहीं है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कुछ कम नहीं है। कम है, डायमंड से कम है। कल जब मैं डायमंड की बात कर रहा था तो डायमंड का घनत्व था, ये तो 2.5 है, डायमंड का था 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि डायमंड में क्या होता है कि कार्बन एटम ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटा है, छोटा बॉन्ड लेंथ है, यानी बंध दूरी कम है, तो कार्बन एटम्स पास पास आ जाएंगे, और कार्बन एटम पास पास आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो हीरे की डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है, और होता तो इसका भी ज़्यादा है, पर इसका कम क्यों है? क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर से थोड़ा ज़्यादा दूर है, वान डेर वाल बॉन्ड थोड़ा लंबा है। दो परतों के बीच की दूरी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन परमाणुओं के बीच की जो औसत दूरी है वो बढ़ रही है, जिसके कारण घनत्व कम है इसका डायमंड से। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेफाइट का घनत्व हीरे से कम क्यों होता है, तो आप ये कारण लिखना, परतों के बीच की दूरी अधिक है उसकी, इसलिए घनत्व कम है। हीरे का तो 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, समझ में आई ना बात। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करो तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये हीरे से अधिक स्थायी होता है, हीरे से अधिक स्थायी। बस ये बात तो आप याद रख लेना कि जो हमारा ग्रेफाइट है
वो हीरे से अधिक स्थायी है यदि एनटीपी पर आप उसे रिएक्शन करवाते हो किसी चीज से। ठीक है, अधिक स्थायी का मतलब होता है कम क्रियाशील, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान और रखनी है कि मान लो आपके पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है तो ग्रेफाइट भी कार्बन ही, ग्रेफाइट कार्बन ही तो होता है, और क्या होता है। और उसे आपने ग्रेफाइट को 3000 केल्विन पर गर्म कर दिया। कितने केल्विन पर? 3000 केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और दाब उसके ऊपर कर दिया 125 का मतलब, और 125 गुणा 10 की घात 3, 125 के आगे 3 जीरो, इतने बार दाब से ज़्यादा दाब चाहिए भाई। देखो आपके पास ग्रेफाइट है यानी कार्बन का एक अपर रूप, और उसे आपने गर्म कर दिया 3000 केल्विन पे, और उसके ऊपर जो दाब, बार किसका मात्रक होता है? सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक होता है बार। ठीक है, वैसे बहुत सारे मात्रक हैं दाब के, पता ही होगा, फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। मैंने आपको कहा ग्रेफाइट है 3000 केल्विन पर, तो उसे गर्म कर दो, और उसका दाब जो है वो 125 गुणा 10 की घात 3 बार से ज़्यादा कर दो। देखो कितना ज़्यादा दाब बढ़ा दिया। तो ऐसा करने से आपको ग्रेफाइट जो है ना वो हीरे में बदल जाएगा, हीरे में हीरा बन जाएगा। हीरा भी कार्बन ही है, कार्बन का अपर रूप है। एक इस चीज को भी ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पर। यदि आपके पास कोई तनु अम्ल है, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, उसका कोई प्रभाव ग्रेफाइट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तनु अम्लों से अप्रभावित ग्रेफाइट के ऊपर डाइल्यूट एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे डायमंड के ऊपर भी नहीं पड़ता है, डायमंड में भी सेम प्रॉपर्टी है। जल्दी से पोज करके लिखो आप, ये गुण हैं, 6 गुण मैंने आपको बताए। पहला गुण बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, क्यों आया, मैंने बता दी ये बात। दूसरा बताया, ग्रेफाइट की परतों के बीच दुर्बल वांडरवाल बंद होने के कारण परतें एक दूसरे पर खिसक सकती हैं, अतः ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। स्नेहक किसे कहते हैं मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 3, परतों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण इसका घनत्व कम है। हीरे का घनत्व होता है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसका है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चौथा नंबर, एनटीपी पर हीरे से अधिक स्थायी होता है, यानी कम क्रियाशील होता है। नंबर 5, ग्रेफाइट को यदि 3000 केल्विन पर गर्म करोगे और दाब करोगे 125 गुणा 10 की घात 3 बार से ज्यादा, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इससे ज्यादा है, तो आपका ग्रेफाइट हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर 6, ग्रेफाइट के ऊपर तनु अम्लों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तनु अम्लों का। ठीक है, लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम, ये तो हमने ग्रेफाइट के 6 गुण पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे। और मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, और अब फिर कह रहा हूं दोबारा, कि जितने भी मैं इस तरह के पॉइंट्स ये लिखवाता हूं ना आपको, जितने भी मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं, ये पॉइंट्स अपने आप में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सुन लो इस बात को फिर दोबारा कान खोल के। मैं इतने जितने भी आपको ये पॉइंट्स लिखवाता हूं, ज़्यादातर टॉपिक पॉइंट वाइज पढ़ाता हूं, तो ये सारे पॉइंट अपने आप में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और ये पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी। या जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हो ना, चाहे वो किसी भी लेवल का कंपटीशन है, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पॉइंट ही तो आते हैं सारे, इसलिए इनका ध्यान रखा करो। इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, साथ साथ लिखना भी चाहिए, पोज करके लिख लेना चाहिए, पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लिख तो लोगे आप कहीं से भी, लिखने के लिए तो आपके पास बहुत सुविधाएं हैं। टेलीग्राम पर चैनल भी है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हो यदि आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक। ठीक है, चलो खैर, एक हेडिंग लिखो, उपयोग। अब हम देखेंगे ग्रेफाइट के उपयोग। उपयोग की बात करेंगे। दैनिक जीवन में ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला उपयोग और सबसे ज़्यादा मात्रा में
लेड पेंसिल, लेड पेंसिल कहते हैं कच्ची पेंसिल को। लेड पेंसिल बनाने में, लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। मतलब लेड पेंसिल में लेड की थोड़ी बहुत ही मात्रा होगी, ज़्यादा मात्रा ग्रेफाइट की होगी। पर यदि ग्रेफाइट ज़रूरत से ज़्यादा होगा, सुन लो जरा कान खोल के, यदि ग्रेफाइट ज़रूरत से ज़्यादा होगा ना तो उसमें विद्युत की चालकता ज़्यादा होगी उस कच्ची पेंसिल के सिक्के में। और छोटे बच्चे पता क्या करते हैं, छोटे बच्चे पेंसिल को इधर से भी छील लेंगे और इधर से भी छील लेंगे, दोनों तरफ से शार्प कर लेंगे। उसे शार्पनर लिया, शार्पनर या कटर जो भी कहते हो आप उसे जो है पेंसिल को दोनों तरफ से छील के उसकी गुल्ली बना लेंगे। गुल्ली डंडा होता है ना, गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो उसे ऐसा बना लेते हैं जैसे गिल्ली डंडा खेलने की गिल्ली होती है, गुल्ली जो भी कहते हो आप उसे। और उससे दो खतरे हैं। पहला खतरा तो ये है कि जब बच्चा उससे लिखेगा तो लिखते हुए ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके सिर पे मार दिया तो उसके मुंह पे, आंख में, कहीं भी दूसरी तरफ से भी उसने पेंसिल छील रखी और इधर से भी, तो उसके चुभ सकती है ना पेंसिल, प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा खतरा ये है कि यदि बच्चा शैतान है और उसने आपका जो लाइट का बोर्ड होता है ना, बिजली का जो बोर्ड होता है, स्विच लगे होते हैं सॉकेट, उस सॉकेट में पेंसिल को घुसा दिया ना और पीछे से यहाँ हाथ लगा दिया उसके ऊपर, तो करंट लग सकता है बच्चे को यदि वो नंगे पैर है तो। समझ रहे ना आप? क्योंकि हम अभी पढ़ के आए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए तो उसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो इन बातों का पता हमें कैसे चलेगा? जब हम पढ़ेंगे जब ही तो पता चलेगा, और जब हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? चलने का नहीं पता। इसलिए पढ़ाई जो है हमारे दैनिक जीवन को अच्छा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो लेड पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर दो स्नेहक के रूप में। स्नेहक को, अब देखो, अब मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। देखो एक बात समझ लेना, स्नेहक को हम इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट। अब मैं बताता हूं स्नेहक क्या है। आपने हाथ में पहनने वाली नॉर्मल घड़ी देखी होगी। नॉर्मल घड़ी में सुइयां होती है ना सुई, और सुई घूमती है। सुई, यदि आपने कभी मौका मिला, आपकी घड़ी खराब हुई और आपने उसे खोल के देखा, तो घड़ी के अंदर बहुत सारी होती हैं गरारी, ठीक है, स्पॉकेट भी कहते हैं उसे। बहुत सारी गरारियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, टिक 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 ऐसा घड़ी चलती रहती है। चाहे तो बड़ी घड़ी को खोल के देख लो, दीवार घड़ी की मशीन को, या रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी की मशीन को खोल के देख लो, उसमें बहुत सारे स्पॉकेट गरारियां आपको मिलेंगी जो एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। सेल से उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो जब वे गरारियां एक दूसरे के ऊपर चलेंगी तो उनके बीच घर्षण बल तो लगेगा ही, रगड़ तो लगेगी ना उनके बीच। और जब घर्षण बल और रगड़ उनके बीच लगेगा तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, सेल जल्दी डाउन हो जाएगा। तो अब घड़ी वाले क्या करते हैं कि जब गरारियां, उन्होंने पूरी मशीनरी सेट कर दी, तो उन गरारियों के बीच, उन स्पॉकेट्स के बीच घर्षण बल कम लगे, उसके लिए वे क्या करते हैं, उसमें डालते हैं एक स्नेहक। क्या डालते हैं? स्नेहक या लुब्रिकेंट। और वहाँ जो स्नेहक गरारियों के बीच की रगड़ को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस स्नेहक का नाम आपने सुन रखा है, पर शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, कुछ को पता होगा। वहाँ हम प्रयोग करते हैं ग्लीसरीन का। ग्लीसरीन की कुछ बूंद डाल दी उसमें, और ग्लीसरीन एक मुलायम, चिकना, नर्म पदार्थ है। वो क्या करेगा, गरारियों के बीच की रगड़ को, घर्षण को कम कर देगा। उससे बढ़िया स्मूथली सारी गरारियां काम करेंगी, पूरी मशीनरी स्मूथली वर्क करेगी। तो ऐसा होता है स्नेहक। और यदि अब भी समझ में नहीं आया तो सुनो एक बात और। आपके जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, जितनी भी ये मशीनरी हैं, ऑटोमोबाइल में आपने सुना होगा कि पेट्रोल या डीजल तो डलता ही है इनमें, पर पेट्रोल या डीजल के अलावा एक तेल इनमें और डलता है इंजन के अंदर, जिसे कहते हैं इंजन ऑयल। क्या कहते हैं? इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का दूसरा नाम होता है मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल कह दो, या फिर उसे नाम को बिगाड़ के कह दो मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल कहो या मोबिल ऑयल कहो, एक ही बात है।
तो मोबिल ऑयल तो इंजन में डालते हो या नहीं? अब सवाल ये आता है कि सर क्यों डालते हैं हम इंजन में मोबिल ऑयल? क्योंकि इंजन में भी बहुत सारी गरारियाँ होती हैं, स्पॉकेट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, उनके बीच भी घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल यदि ज़्यादा घर्षण लगा तो फिर एनर्जी तो ज़्यादा कंज्यूम होगी, हमारे इंजन की एफिशिएंसी घट जाएगी और लाइफ भी घट जाएगी। इसलिए हम इंजन में डालते हैं मोबिल ऑयल, जो एक स्नेहक है या लुब्रिकेंट है, जो इंजन की गरारियों के बीच के घर्षण को कम करता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्षमता भी बढ़ती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? और आवाज़ भी कम आती है इंजन में से। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि अब भी समझ में नहीं आया तो सुनो, अब हम ग्रेफाइट की बात ही कर रहे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ना तो घड़ी के अंदर आपने ग्रेफाइट इस्तेमाल करा और ना तो आपने इस्तेमाल करा स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इनके इंजन में भी आपने ग्रेफाइट नहीं इस्तेमाल करा। वहाँ तो आपने मोबिल ऑयल इस्तेमाल करा। मोबिल ऑयल भी अलग अलग नंबर का आता है। जो छोटे छोटे इंजन है ना मोटरसाइकिल और स्कूटर के, उनमें पतला मोबिल ऑयल डलता है, और जो बड़े बड़े इंजन है उनकी बड़ी बड़ी गरारियाँ जैसे ट्रक और ट्रैक्टर, उनमें अलग नंबर का यानी मोटा हाई डेंसिटी का मोबिल ऑयल डलता है, जिसकी श्यानता भी ज़्यादा होती है। पर क्या मशीनें यहाँ तक सीमित हैं? नहीं, मशीनें यहाँ तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। एक ट्रैक्टर का या ट्रक का इंजन उसके सामने कुछ नहीं है। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं कि उनके इंजन इतने बड़े हैं जितना बड़ा आपका घर होगा या मकान होगा। इतने बड़े बड़े तो इंजन हैं, और इतने बड़े बड़े इंजन हैं बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में, तो फिर उनकी गरारियाँ भी तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, स्पॉकेट्स भी तो बहुत बड़े बड़े होंगे। और जब गरारियाँ बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो उनके बीच घर्षण बल भी तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, और वहाँ के घर्षण को भी कम करना है। क्या वहाँ एक बाल्टी भर के ग्लिसरीन की डालने से काम चल जाएगा? नहीं, ग्लिसरीन बहुत पतला है, वो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज की बड़ी मशीन की गरारियों के घर्षण को कम नहीं कर सकता, वो तो पानी की तरह काम करेगा। वहाँ आप स्कूटर, मोटरसाइकिल का मोबिल ऑयल डाल लोगे, वो भी पानी की तरह ही काम करेगा, वो घर्षण को कम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत पतला है। ज़्यादा नंबर का या मोटा या हाई डेंसिटी का मोबिल ऑयल डाल लोगे, वो भी काम नहीं करेगा। तो ऐसी बड़ी मशीनों में काम करता है हमारा प्यारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो काम करेगा ऐसी मशीनों में। समझ रहे ना आप? ग्रीस देखिए आप अपनी साइकिल के चैन में लगाते हो, वो लुब्रिकेंट है, स्नेहक है, जिससे चैन का घर्षण कम हो जाए और आपकी साइकिल अच्छी चले, चाहे मोटरसाइकिल की चैन ही क्यों ना हो। समझ में आती है ना बात? तो ये होता है स्नेहक, और जो ग्रेफाइट है वो ऐसा स्नेहक है जो बहुत बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हुआ स्नेहक के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका उपयोग मैंने आपको अभी बताया था इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड बनाने में भाई, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड बनाने में भी हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनमें कैथोड बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के, किसी में एनोड बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के। ठीक है, एक इसका उपयोग ये भी लिख लेना, क्रूसिबल बनाने में। क्रूसिबल जो है एक तरह की प्याली होती है, प्याली, कटोरी, और बहुत से कार्यों के लिए ग्रेफाइट की क्रूसिबल हम बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट तो एक तो स्थायी है, कम क्रियाशील है, और इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के लिए क्रूसिबल बनाने में। क्रूसिबल एक तरह की प्याली होती है जिसमें किसी पदार्थ को रख के हम गर्म करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है ग्रेफाइट के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और कल हम डिस्कस करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन, जिससे दोनों टॉपिक आपके मजबूत हो जाएं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।